नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सेशन लेकर के, और आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी जेईई वर्सेस आरआरबी जेईई। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बेसिकली ये कौन सा एग्जाम बेटर होगा। तो देखो गाइस, अब बेटर एग्जामिनेशन के लिए बोले तो आरआरबी और एसएससी दोनों की जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर, राइट। तो जो जूनियर इंजीनियर है वो तो आप लोगों के समक्ष अगर देखा जाए तो सेम ही रहने वाला है ना। पोस्ट सेम है, लेवल सेम है, लेकिन बेटर अगर मैं बोलूं तो किस बेसिस में बोल सकता हूं। मैं बेटर बोल सकता हूं सिलेक्शन के बेसिस में, मैं बेटर बोल सकता हूं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बेसिस में, मैं बेटर बोल सकता हूं आपको जो सैलरी इनहैंस सैलरी मिलनी है उसके बेसिस में, मैं बेटर बोल सकता हूं वर्क प्रोफाइल के बेसिस में, मैं बेटर बोल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन किसमें जल्दी हो सकता है उसके बेसिस में, राइट। तो चलो गाइज, इसी के ही बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर क्या चीज ज्यादा बेटर होनी चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा और वो ये है दैट विच प्रोफाइल इज बेटर। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एसएससी और आरआरबी दोनों के लिए आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो है जूनियर इंजीनियर, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर में आप लोगों के पास जो एक सबसे अच्छी खास बात यह है वो ये है कि लेवल सेम है। तो आप एसएससी में भी जाएंगे तो सेम लेवल पे जाएंगे, आप आरआरबी में भी जाएंगे तो सेम लेवल पर जाएंगे। अब ये होता है कि इनका सैलरी कितने मिलने वाला है। अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो जो सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी है उसमें सैलरी होती है इसकी 35,000 से लेकर के 1,24 सॉरी 11 नहीं, इसमें आई गेस 1,12,400 के बीच में, राइट। तो लगभग अगर देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों पे लेवल सेम होता है। यहाँ पर सैलरी जो 13,500 से 36,425 लिखी हुई है, और अगर मैं बोलूँ तो हाँ रेलवेज में थोड़ा सा कम है, लेकिन रेलवेज में प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ अदर पर्क्स इसमें ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर सैलरी के बेसिस में देखा जाए तो एसएससी में सैलरी थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आरआरबी और एसएससी में बेटर किस टर्म्स में बोल सकते हैं, एज के टर्म्स में बोल सकते हैं कि यहां पर 18 से 32 साल तक के लोग के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप 32 के हो गए और अगर आप 33 में पहुंच गए हो तो फिर आप एसएससी नहीं भर सकते, आप आरआरबी जरूर दे सकते हो, क्योंकि यहां पर जो पोस्ट है वो 18 से 33 साल तक के लिए होती है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद गाइज एक दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है, दैट प्रिपरेशन जो मुझे करनी है उस प्रिपरेशन के बारे में सर बताइए। तो देखो गाइज, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को जो मैं बोलना चाहता हूं। प्रिपरेशन, अगर मैं यहां पर बात करूं एसएससी जेईई की, और यहां पर मैं बात करूं आरआरबी जेईई की, तो आरआरबी जेईई का अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन में पता चल रहा है वो पता चल रहा है कि इसका एग्जाम जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में होगा। पहला एग्जाम, फर्स्ट सीबीटी 1 जो होने वाला है, मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, राइट, क्योंकि स्टार्ट तो आप लोग इसी से ही करेंगे। तो जुलाई से सितंबर के बीच में होने वाला है। यहां पर अगर मैं एसएससी के बारे में बात करूं तो इसका जो सीबीटी 1 होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का 4 से 6 जून के बीच में, राइट। तो अगर देखा जाए तो एसएससी के लिए थोड़ा कम टाइम है, आरआरबी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम है, क्योंकि ये जुलाई से सितंबर है, ये जून में ही इसका एग्जाम होगा और फर्स्ट वीक ऑफ द जून में होने वाला है। तो यहां पर थोड़ा सा आपके पास टाइमिंग कम बचती है। प्लस उसके साथ अगर देखा जाए तो यहां पर जो आपका सीबीटी 1 होना है और सीबीटी 2 होना है, यही चीज आप लोगों को उसमें भी देखने मिल जाएगी। यहां पर भी आपका सीबीटी 1 भी होगा और सीबीटी 2 भी होगा, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2, यहां पर जो सीबीटी 1 है इसमें टेक और नॉन टेक दोनों होंगे, टेक प्लस नॉन टेक, ठीक है। ये जो सीबीटी 1 है इसमें प्रॉपर नॉन टेक होगा सबसे पहला, और फिर उसके बाद आप लोगों का टेक होगा। और यहां पर सीबीटी 2 में आप लोगों का फाइनली टेक होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों में होगा और सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होगी। तो गाइज अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों के पास तैयारी करने का ज्यादा मौका किसमें है, तो आप बोल सकते हैं आरआरबी जेईई में, राइट। आरआरबी जेईई में आप लोगों के पास तैयारी करने का ज्यादा टाइम है, जुलाई से सितंबर का है, नॉन टेक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, साथ में टेक्निकल भी तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने पहले से तैयारी नहीं करी और वो अभी तैयारी करना चाहता है
जिसमें उसको लग रहा है कि एसएससी जेई के लिए थोड़ा सा डिले हो चुका है, तो वो आरआरबी जेई पे जा सकता है, फुल ऑन फोकस करके तैयारी कर सकता है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है और साथ में आरआरबी जेई की करना चाहता है, तो देखो एसएससी जेई के लिए तुमने तैयारी पहले से शुरू करी थी, टेक्निकल भी पढ़े रहो, साथ में नॉन टेक पढ़े रहो, नॉन टेक में कुछ चीजें थोड़ा सा और इंक्लूड कर दो, सो दैट सीबीटी 1 तक में तुम्हारे पास नॉन टेक का काफी अच्छा टाइम होगा। इवन अगर नहीं भी है टाइम, तो मैं बोलूंगा जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आरआरबी जेई देना चाहते हैं, तो एसएससी जेई के लिए टेक और नॉन टेक तो आप दे ही रहे हो, राइट, ये पढ़ ही रहे हो, इसको पढ़ते हुए जाओ जून तक। जून के बाद आपका जब सीबीटी 2 इसका टेक्निकल होने वाला होगा, उस समय इसका नॉन टेक होगा। तो जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की साथ में तैयारी कर रहे हो, वही तैयारी को अगर कंटिन्यू रखोगे तो आप इसका नॉन टेक भी फोकस कर पाओगे, और इस टेक की तैयारी तो कर ही रहे हो, तो इसका टेक भी फोकस आपका हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो टिल जुलाई टू सितंबर तक, जब तक सीबीटी 1 नहीं होता आरआरबी जेई का, आपको टेक प्लस नॉन टेक दोनों पढ़ते हुए जाना पड़ेंगे। नॉन टेक इतना टफ नहीं होता, लेकिन हम लोग उसमें काफी ज्यादा कमांड नहीं कर पाते, इसलिए हमें टफ लगता है। मैं हमेशा बोलता हूं टफ कुछ भी नहीं होता, जिसकी प्रिपरेशन नहीं करी हुई है, जिस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, या फिर जिसमें आप लोगों ने तैयारी में कम समय दिया है, जो चीजें आपसे नहीं बन रही हैं, वही टफ लगती है। जो चीजें आप समझ पाते हो, जिसको आपने तैयार भी करा हुआ है, जो चीजें आपसे बनती है, वो इजी हो जाती है, चाहे जितना टफ से टफ सवाल हो। तो किसी के लिए कोई चीज टफ हो सकती है, तो किसी के लिए कोई चीज आसान भी हो सकती है। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब गाइज नॉन टेक कैसे प्रिपेयर करें? नॉन टेक प्रिपरेशन के लिए मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि नॉन टेक प्रिपरेशन तो भाई साहब नॉर्मली आप लोग जिस तरीके से तैयारी करते हो अपने डे टू डे लाइफ की, वो करते हुए चले जाओ। करंट अफेयर्स को साथ में रखो, और नॉन टेक में जो स्टैटिक जीके है उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि वो आपका दोनों में काम आएगा। ठीक है, अब गाइज किसको जहां पर बेटर लगने वाली बात है कि किसको कौन सा एग्जाम सेलेक्ट करना चाहिए, तो देखो यहां पर मेरा जो एक फंडा है, अगर आप लोग जा रहे हो एसएससी और आरआरबी और किसी एक को चूज करना है, और अगर आपके पास अभी समय नहीं बचा है, तो अगर फर्स्ट चॉइस बोली जाए, फर्स्ट चॉइस, देन आई विल से आरआरबी जेई। अब आप बोलोगे सर एसएससी जेई की तो हमेशा तैयारी करते हैं, आरआरबी जेई को आपने फर्स्ट चॉइस क्यों रखा है? क्योंकि दो में से कोई एक चूज करना है। लेकिन अगर बोथ देना चाहते हो, देन दिस इज द बेस्ट थिंग। बोथ एग्जाम में अगर जाते हो, देन इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ये वाली बात मेरी दिमाग में रख लो बहुत ज्यादा अच्छे से, कि एसएससी जेई को भी देना है और आरआरबी जेई को भी देना है। लेकिन अगर एक चॉइस के बारे में मैं बात करूं, तो आरआरबी जेई पे जाना। आरआरबी जेई पे जाने के मेरी जो चॉइसेस के रीजंस हैं, मैं रीजंस भी लिख देता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता और एज अ स्टूडेंट सोचता, तो सबसे पहला रीजन क्यों बोलता? सबसे पहला रीजन होता एम्पल टाइम फॉर प्रिपरेशन। टाइम फॉर प्रिपरेशन, राइट। प्रिपरेशन के लिए मेरे पास एम्पल टाइम है, पहली चीज। वैकेंसीज इसमें काफी सारी आएंगी, विल बी मोर। वैकेंसीज इसमें काफी सारी आएंगी। थर्ड, एग्जाम लेवल इज लिटिल बिट इजी कंपैरेटिवली। किससे कंपेयर कर रहा हूं? मैं एसएससी जेई से कर रहा हूं, कंपैरेटिवली इजी, राइट। जॉब प्रोफाइल इज कंप्लीट मैकेनिकल, प्रोफाइल इज मैकेनिकल। ये मेरे रीजन होंगे आरआरबी जेई के लिए जाने के। मैं तो इसी चीज में जाऊंगा, राइट, कि भाई टाइम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए टाइम भी है, वैकेंसीज भी एसएससी जेई के मुकाबले आरआरबी जेई में वैकेंसीज ज्यादा होंगी। एग्जाम लेवल एसएससी जेई के मुकाबले इसका थोड़ा सा इजी होता है। हमेशा से देखने के लिए मिला है कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम लेवल है वो लिटिल बिट इजी होता है कंपेयर टू एसएससी जेई एग्जाम। और जॉब प्रोफाइल आपकी अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो मैकेनिकल वाली ही होने वाली है, क्योंकि रेलवेज में आपको मैकेनिकल की काफी सारी चीजें होती हैं, काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वो चीजें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो आप इसमें भी काफी फोकस कर सकते हो और आप इसमें जा सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड प्रोफाइल, इवन आई विल से कि दैट इज अ वेरी गुड चॉइस अगर आप आरआरबी जेई के लिए जाते हो। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलता है कि सर मैं एसएससी की भी तैयारी कर रहा हूं और साथ में आरआरबी भी देना चाहता हूं, राइट। एसएससी जेई जेई एंड आरआरबी जेई बोथ, आरआरबी जेई बोथ एक साथ अगर आप टैकल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
देन उसके लिए आई विल से दैट नॉन टेक पोर्शन को अपने स्ट्रॉन्ग करो। टेक्निकल तो आपका स्ट्रॉन्ग मैं करा ही दूंगा, नॉन टेक पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉन टेक पोर्शन से आप लोगों का CBT 1 निकलने वाला है, चाहे वो आप लोगों का SSC जेई हो या फिर RRB जेई हो। मैं एज अ स्टूडेंट अगर सोचूंगा तो मुझे नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि SSC जेई में पूरा 100 नंबर का नॉन टेक आता है और RRB जेई में भी पहला पेपर नॉन टेक का पूरा होता है। तो नॉन टेक मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्लस उसके बाद अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में आप लोगों को यहां पर SSC में CBT 1 भी देना है प्लस CBT 2 भी देना है। तो अगर इस चीज के लिए देखा जाए तो जो आपकी टेक्निकल की प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, कंटिन्यू प्रिपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को इसको, जब तक आपके दोनों एग्जाम नहीं हो सकते। कंटिन्यू प्रिपेयर करो तभी जाकर के निकल पाएगा। रीजन है ना उसका, क्योंकि RRB जेई की जो पहली डेट आने वाली है जिसमें आपका CBT 1 होगा और CBT 1 में प्रॉपर नॉन टेक होने वाला है, उस समय SSC जेई की CBT 2 की भी तारीख आ जाएगी। तो SSC जेई का CBT 2 प्रॉपर टेक्निकल है और अगर SSC जेई का CBT 2 प्रॉपर टेक्निकल है तो तुम टेक्निकल में भी फोकस करोगे और साथ में नॉन टेक भी को तो तुम्हारा जो पहला पेपर नॉन टेक का उसको भी फोकस करना, तो कैसे कर पाओगे? इसके लिए नॉन टेक पहले से पढ़ते हुए चले जाओ, राइट? अब नॉन टेक पहले से पढ़ते हुए जाओगे तो नॉन टेक अगर स्ट्रांग होता चला गया तो जब तुम्हारा RRB जेई का CBT 1 आएगा तो नॉन टेक में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में जो आप लोगों का CBT 2 है तो टेक्निकल जो तुम तैयार कर रहे हो तो CBT 2 तुम्हारा इसमें फायदा करेगा और CBT 2 और CBT 1 में टेक्निकल की जो तैयारी करी है वो तैयारी तुम्हारी यूज हो जाएगी RRB जेई में। तो अगर मैं स्ट्रांगली सोचूं तो मतलब मुझे अगर नॉन टेक तैयार करना है तो नॉन टेक मुझे जैन से जुलाई सितंबर तक करना पड़ेगा। नॉन टेक मेरा प्रॉपर इस तरीके से चलेगा, राइट? और अगर मैं टेक के लिए भी बात करूं तो मुझे जैन से जुलाई सितंबर तक करना पड़ेगा, क्योंकि SSC जेई का CBT 1 और CBT 2, CBT 1 आपका जून में हो जाएगा और CBT 2 आपका जुलाई सितंबर तक में आ ही जाएगा, जुलाई से सितंबर के बीच में। तो अगर इतना टाइम नहीं है मेरे पास तो जैन से जुलाई सितंबर तक टेक और नॉन टेक को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे दोनों एग्जामिनेशन तो आप लोग थोड़ा सा अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं। RRB जेई के लिए फिर अलग से एक प्रॉपर प्लानिंग मैं बता दूंगा, उस प्लानिंग के हिसाब से चल सकते हैं। बट उसके लिए मेक श्योर कि आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना पड़ेगा कि सर सिर्फ RRB जेई की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए। अगर अभी फरवरी चल रहा है और मैं फरवरी से तैयारी करना शुरू करूं तो मैं जुलाई या सितंबर में जब भी एग्जामिनेशन होगा तो मैं तब तक में मुझे क्या क्या मेरे स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहां पर मैं टेक्निकल को भी साथ में लेकर के चल पाऊं, नॉन टेक्निकल को भी लेकर के चल पाऊं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जी सर इसके ऊपर भी आप सेशन बनाइए। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेटर किस तरीके से आप किस किस थॉट प्रोसेस से सोच सकते हो। अब भाई साहब ऐसा नहीं है ना, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे महिंद्रा थार बहुत पसंद है, मेरे लिए महिंद्रा थार बेटर है, राइट? कोई बोले कि सर मैं हाईवे में हूं या फिर मैं ऑफ रोडिंग करता हूं तो महिंद्रा थार बहुत अच्छी है उसके लिए। लेकिन कोई ऐसा है जो ऑफ रोडिंग नहीं करता तो महिंद्रा थार में इतना कोई खास मजा आएगा नहीं, तो उसके लिए वो फिर बेटर नहीं होगी। तो बेटर चीजें होती हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी बेहतरीन है और आप SSC जेई RRB जेई दोनों को फोकस कर सकते हैं देन गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है कि SSC जेई और RRB जेई में से एक को चूज करना है देन आई विल से RRB जेई इज द बेटर। क्योंकि रीजन बताए मैंने रीजन यहाँ पर लिखे भी है। टाइम बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, एग्जाम लेवल थोड़ा सा इजी होगा, जॉब प्रोफाइल आपकी मैकेनिकल की होगी तो आपको मजा बहुत आएगा। तो ये वाली चीजें आप लोगों को सोचनी है। अब गाइज इन सब के बाद एक बात आती है तैयारी की। तैयारी करना चाहते हो जरूर करो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। अब तैयारी करने के लिए इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ है। मैकेनिकल के महापैक में जा सकते हो जहां पर आप लोगों को SSC जेई का एक्सक्लूसिव बैच मिल जाएगा, RRB जेई का भी एक्सक्लूसिव बैच मिल जाएगा और उससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अब अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तरीका बता देता हूं किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको बैच ज्वाइन ही करना तभी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन ये चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जब भी कभी हम लोग किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, भले हम जिम जाते हैं तो हमें ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, हमें पता है कि हमें इसी तरीके से करना है, राइट? हमें डंबल ऐसे ही करने हैं, हमें शोल्डर ऐसे ही करने हैं। अब हो सकता है कोई शोल्डर ऐसे मार रहा हो, कोई शोल्डर ऐसे ऐसे मार रहा हो, तो
तो भाई साहब पता होगा ना, ट्रेनर आपको बताता रहेगा कि आप मार तो सही रहे हो, आप एक्सरसाइज तो सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन शोल्डर ऐसे नहीं, ऐसे करके और इस तरीके से ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे मिलाना भी नहीं है, ऐसे भी नहीं करके जाना है, राइट। तो वो आपका मेंटर आपको गाइड करता रहता है, आपका ट्रेनर आपको गाइड करता रहता है। आप जिम भी जाते हो तो आप ऐसा करते हो, है ना, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। इन द सेम मैनर गाइस, जब हम जिम जाते हैं तो हमें ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। तो ये तो पूरी जिंदगी की दौड़ का है भाई, पूरा जिंदगी डिसाइड होने वाली है, तो यहाँ पर आपके मेंटर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको ये चीज फील होती है कि हाँ मुझे मेंटर की जरूरत है, तभी आप जाना किसी भी बैच में। और आप अगर बैच में जाना चाहते हैं देन लेट मी टेल यू आप किस तरीके से बैच में पहुंचेंगे। तो भाई गाइज, बैच में जाने के लिए आप लोग यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। अड्डा 24 सर्च करने के बाद आप लोगों को ऑल कोर्सेज में जाना है, राइट। ऑल कोर्सेज में जाके एजे एग्जाम्स के अंदर जाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गाइस इंजीनियरिंग महापैक को सेलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि जितने एग्जाम देख रहे हो, एचपीसीएल, जेएसएससी, जेईएसएससी, जेईई, आरआरबी, डीडीए, महाजिनको, ऑल एजी, डीआरडीओ, एमपीएसबी, जेकेपीएससी, बार्क, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्स का एक पैकेज बना हुआ है इंजीनियरिंग महापैक, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, लिखा हुआ है एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेएनएचपीसी, सारी चीजें। आप इसमें क्लिक करना, कोई भी बैच आप लोगों का, देखो ये बैच आपको 3474 का दिख रहा है, इसको और सस्ता करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को दूसरा बैच भी दिखा देता हूं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गए और एसएससी जेई में गए, एसएससी जेई में जाओगे, एसएससी जेई में गए और आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एसएससी जेई का ये वाला बैच लिया, ये बैच आपको 2400 रुपए का मिल रहा है, एक बैच 2400 का। और जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं महापैक, वो कितने का है? 3400 का, उसको भी और कम करा दूंगा, राइट। सुनते हुए जाओ। तो गाइस सबसे बेस्ट क्या होगा, एक ऐसा पैकेज ले जिसके अंदर सब कुछ मिल जाए, और उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग महापैक सबसे बेस्ट है। क्लिक करो, आपको 3474 दिख रहा है, इसको और कम करते हैं, व्यू ऑफर्स में क्लिक करना, और ऑफर्स में क्लिक करके यहां पर मैजिकल कूपन कोड डाला Y166। देखिए मैजिकल कूपन कोड है भाई साहब, इसको जैसे ही अप्लाई करोगे ये बैच आपका 3474 दिख रहा था, आपका 3100 रुपए का हो गया। इसको थोड़ा और कम करते हैं गाइज, आप लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन से जाना, और एप्लीकेशन से जा करके आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन है, एप्लीकेशन में क्यों जाए या डाउनलोड करने में पैसे लग नहीं रहे, और एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के अगर आप लोग इस बैच को लेते हो तो एप्लीकेशन में मिल जाते हैं कॉइन्स, और अगर कॉइन्स मिल गए तो आप लोगों को 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया तो आप लोगों को क्या समझ में आया गाइस, कि यही बैच आपका 3000 का हो जाएगा। अब बेसिकली नॉर्मल दिनों में ये जो आप लोगों का बैच है वो कितने का पड़ता है, सेम इतनी प्राइस का, लेकिन वो कितने दिन के लिए होता है? 1 साल के लिए। लेकिन आज डबल वैलिडिटी है और इसमें आपको ये चीज मिल रही है 2 सालों के लिए, 12 + 12 मंथ्स, 12 + 12 मंथ्स। तो अगर 2 साल के लिए आपको ये बैच मिल रहा है देन इट इज ऑसम। मतलब 1500 रुपए का बैच पड़ा 1 साल के लिए, जो बैच आप लोगों का 3000 रुपए का पड़ता है 1 साल के लिए, वही बैच आपको आज मिल रहा है 3000 का 2 सालों के लिए, मतलब 1500 रुपए पर ईयर की फीस, जिसमें आपकी तैयारी और तगड़ी हो सकती है। तो गाइस डबल वैलिडिटी का फायदा उठाएं, कूपन कोड मैंने बताया है Y166, इसका यूज जरूर करें और मेरे साथ जुड़ जाए। और जब भी कभी आप Y166 कोड लगाएं देन मुझे मेल जरूर कर दें कि सर हमने आपके कोड से यहां पर एडमिशन लिया है, राइट, आपके कोड से मैंने सब्सक्राइब करा और मुझे तैयारी करनी है, सो दैट आई कैन गिव यू माय पर्सनल मेंटरशिप, राइट। मेरी पर्सनल मेंटरशिप के लिए आप लोग इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, shivam.gupta1@adda247.com। आप इसमें जाइए, मुझे मेल करिए, अपने बैच का स्क्रीनशॉट भेजिए, मेक श्योर आपने यही कूपन कोड इस्तेमाल किया हो। फिर उसके बाद जो बैचेस में आपको मिल रहा है वो तो सही है, अलॉन्ग विद दैट मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड कर सकूं, मेरी पीडीएफ्स हो गई, मेरी नोट्स हो गई, है ना। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो अलग से चीजें होती हैं वो दे दूंगा। फिर मेरा पेड बैच का अलग से ग्रुप बना हुआ है जिसमें सिर्फ उसे पेड स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सीरियसली उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ दूंगा। उनमें आप बातें कर सकते हो, जा करके उनसे कोई भी डाउट आ रहा है वहां पे पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, आपको पता चलेगा किस लेवल पे वो सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, कब मिलते हैं? जब आप Y166 का यूज करते हैं। तो आप यूज करिए, तैयारी में लग जाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, और आपको इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करवाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो उस प्रिपरेशन के लिए एक बार तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलो गाइज, इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट बैचेस में। और मुझे मेल करना मत भूलना अगर तुम लोगों ने एनरोल कर लिया है तो, जितना भी फायदा हो सकता है मैं उतना फायदा तुम्हारी कराने की कोशिश करूंगा और एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा, सिलेक्शन तक तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।